इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद ये पाकिस्तान क्यों बना और ये पाकिस्तान कैसे बना, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ। और सुनने में आता है कि हमारा देश जब आजाद होने के टाइम में था या जब हम लोग गुलाम थे, उसमें बायस था या डाइवर्सिटी था या भेदभाव था या डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट चल रहा था, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव। ऐसा क्या था, कैसे ये फॉर्मेशन हुआ, कैसे एक मुस्लिम कम्युनिटी बनी और कैसे पाकिस्तान बन गया और भारत को हिंदू बना दिया। ये क्या है, ये सारी चीज, सब चीजों को समझेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आयुष, योर एसएसटी एजुकेटर। आज का चैप्टर है आप सभी का मुस्लिम लीग। मैंने कहा था हिस्ट्री डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, जो हम लोगों ने इस टाइमलाइन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट इस टाइमलाइन को हम लोगों ने एज ए एसरेटिव लीडर्स के रूप में पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि उसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम आया होगा किसी और कम्युनिटीज को, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, शिवाजी का भाई साहब फेस्टिवल सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और उन लोगों ने जब पेटिशन ऑफ बंगाल हुआ तब गंगा में उन लोगों ने स्नान करने के लिए गया, सब लोग खाली पैर चलने का कॉन्सेप्ट बनाया। उसके विरोध में हमारा देश जो है डाइवर्सिटी है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होगा। एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारा देश का गवर्नमेंट बीजेपी लीड कर रही है और बीजेपी का जो मेन मोटो है, जो एनसीईआरटी में किताब में लिखा है, वो हिंदुज्म है कि भाई हिंदू को हम थोड़ा प्रेफरेंस देंगे, बाकी कम्युनिटीज को थोड़ा दुख होगा। ठीक है, बस यही चीज यहां बात। ठीक है, समझते हैं। पहले क्या है, इस चैप्टर में लिमिटेड टॉपिक्स है। ठीक है, पिछले साल इतने टॉपिक्स नहीं थे। इस चैप्टर में बहुत सारे एडेड टॉपिक हुए हैं। जब हमने पढ़ा हुआ था हमारे पास भी इतने टॉपिक्स नहीं थे, अब ऐड हुआ है। तो पहला टॉपिक से आप सभी का फैक्टर्स, जो मैंने बात किया आप सभी से। और अगर पुराना क्लासेस नहीं देखे भाई, सब देख लेना यार। इंडियन आयुष विथ यू विद अ वेरी फैनेटिक एनर्जी। ठीक है, फैक्टर्स लीडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। फैक्टर्स क्या थे? फैक्टर्स मतलब भाई रीजंस। क्या रीजन था फॉर्मेशन हुआ मुस्लिम लीग का? हमारे देश में एसरेटिव नेशनलिज्म था, क्या वजह था, इस वजह को अभी पढ़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, अगर मुस्लिम लीग बना दिया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे किसका, लखनऊ पैक्ट का। ये लखनऊ पैक्ट क्या है सर, आपने पिछली वीडियो में भी बात किया था। अरे भाई, यहाँ पे मिलन होता है दो जुदा हुए हुए इंसान का, दो मोहब्बत का मिलन होता है। क्या मोहब्बत मिलन नहीं पल्ला पड़ रहा है, ये पल्ला पढ़ाएंगे, बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी समझो, क्यूरियोसिटी लाओ, क्या रीजन था अब जानते हैं। फैक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, पहले बात फैक्टर, बस 3 ही टॉपिक पढ़ाना, चैप्टर खत्म। बाकी सबको बोलो जय माता दी। ठीक है, चलिए। तो फैक्टर्स में हम लोग ये 7 फैक्टर्स पढ़ेंगे। इसी को पहले हम लोग ढंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7 फैक्टर्स को। पहला फैक्टर्स है लॉस ऑफ सवर्निटी बाय मुगल रूलर। मतलब कि देखा जाए तो इंग्लिश आने से पहले, मतलब अंग्रेज आने से पहले, जब पहला कंपनी 1613 में जब पहली कंपनी बनाई गई, ठीक है, तो भाई साहब उसके बाद अंग्रेज का शासन हुआ और 707 तक, आप सभी का 1707 तक, यहां तक क्या रहा, एक स्ट्रॉन्ग मुगल रहा। इसके बाद 1857 तक आप सभी का लेटर मुगल तक रहा, मतलब मुस्लिम। ठीक है, क्योंकि मुगल थे, मुगल मुस्लिम थे जो अरब से आए हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चैप्टर खुद कंसिडर करेगी आगे पढ़ना। ठीक है, तो उसका क्या था, धीरे धीरे उसका वजूद खत्म हो गया, उसका जो डोमिनेंस था इस देश पे, वो डोमिनेंस खत्म हो गया, उनका जो अथॉरिटी था, वो चीजें धीरे धीरे लॉस होने लगा। डिक्लाइन की बातें नहीं की है, एंड की बातें नहीं की, लॉस हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, इनको हम लोग अभी समझेंगे, 7 को समझेंगे अभी। दूसरा चीज क्या है, आप सभी का ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज की जो नीति थी डिवाइड करने का, क्या करो, बांट दो और शासन करो, बांट दो शासन करो, डिवाइड एंड रूल कैसे था, क्या था, इस सारी चीजों को कहानी से आपको कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ा दिए उसी में अब सारी कहानी ऐड होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज। कहां पे, एजुकेशन में, ट्रेड एंड कॉमर्स या ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। मतलब क्या है कि धीरे धीरे देखा जा रहा था कि जो मुस्लिम है वो शिक्षा में पीछे हो रहा है। क्यों हो रहा है, अभी कारण भी समझ में आएगा आप सभी को। फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री में भी, बिजनेस के क्षेत्र में भी पीछे हो रहे हैं अभी तक भी। इन दोनों चीजों में जो ये रीजन है, ये अभी तक भी मुस्लिम अभी भी पीछे है। आप अपने सोसाइटीज में देख सकते हैं। अब यहां कैसे, वो चीज हम समझा देंगे, बाकी प्रेजेंट से थोड़ा बहुत कनेक्ट कर देंगे कि आपका दिमाग खुल जाए। ठीक है, इसके बाद रोल ऑफ सर साजिद अहमद खान। साजिद अहमद खान सर जो थे, इसका क्या रोल था, ये कौन थे,
आप लोगों ने नाम सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसी के ये फाउंडर थे। अभी आगे और बातें करेंगे, ठीक है, अभी बातें करेंगे। इनवॉरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री जो अंग्रेज ने बनाया वहां पे ऐसा दिखाया कि जो एंशियन हिस्ट्री है, इनका क्लेम है कि जो एंशियन हिस्ट्री है, ठीक है, एंशियन हिस्ट्री जो है आप सभी का प्राचीन इतिहास, ठीक है, वहां पे क्या है, इंडिया जो है, जो हमारा भारत देश है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ग्लोरियस है, अंडर द लीडरशिप ऑफ हिंदू रिलीजियस, कौन धर्म के अंदर, हिंदू। और जो मिडाइवल हिस्ट्री है, अब इसको हम फिर से बात करेंगे अभी, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री जो है यह मुस्लिम के अंदर आया। यहां पे क्या हुआ, बहुत सारी डिक्लाइन हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, बहुत सारे भारत, मतलब कहे ना कि एक प्रकार से जो ग्लोरी उस समय था वो नहीं है। तो क्या किया, हिस्ट्री को इंटरप्रिटेशन किया, मतलब भाई साहब बनावट, मतलब कि जो चीज टेक्स्ट में लिखा है एक्चुअल नहीं है वो इनके अनुसार, ऐसा कहना है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद राइज ऑफ एसरेटिव नेशनलिज्म, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो भी भैया इसका फैक्टर हो गया था जन्म लेने का मुस्लिम लीग। क्यों, कोई भी चीज क्यों पैदा हुआ, पहले वो कारण देखो, कोई भी चीज के पहले कारण होता है कि भाई क्यों हुआ। जैसे हम लोगों ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, क्यों हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने फिर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पढ़ा, क्यों हुआ, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, अर्लियर नेशनलिस्ट, क्यों हुआ, वो भी पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा एसरेटिव लीडर, क्यों हुआ, वो पढ़े। फिर यहां क्यों हुआ, सर खाली क्यों 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 कर रहे हैं भाई, हिस्ट्री मतलब क्यों, वाई आर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड हाउ एंड आउटकम्स भी बताते जा रहे हैं, ठीक है। ये आउटकम है उस चैप्टर का, ये आउटकम है, ठीक है। जैसे आप खाते हो आपको बॉडी बनता है, ये क्या है, आउटकम है। इस तरह एसरेटिव नेशनलिज्म पढ़ा, उसका आउटकम मुस्लिम लीग है। इतने सारे हैं, ये सारे हैं का आउटकम है। इसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, जो भारत में इकोनॉमिक बिछड़ा हुआ था, तो मैं बताया था ना, पूरा स्थिति खराब थी भारत का, ठीक है, खाने का अनाज नहीं था। जब क्या किया था, दिल्ली दरबार लगाया गया था, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, शायद ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं शायद दिल्ली दरबार, हाँ दिल्ली दरबार सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। जब क्वीन विक्टोरिया को भारत में पब्लिकली कहा गया कि भाई उसको क्वीन है इस देश का, उस समय भारत में पॉवर्टी था, खाने का अनाज नहीं था, उस समय की बात है, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है आप सभी का, बस नोट्स इसी को दिमाग में रखना, इसको बस छापो कॉपी में, हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ सॉवरेनिटी बाय मुस्लिम रूलर, ठीक है। इसमें क्या है कि तो ब्रिटिश जो है एस्टेब्लिश किया सुपरमेसी इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूलर हु हैव फॉलोड द इस्लाम, कि मुस्लिम लीग जब आप सभी का ये जो है, आप सभी का, यस आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मुगल इंपायर जो डिक्लाइन होने के बाद, जैसे मैंने क्या बोला कि 707 में क्या हुआ, लास्ट औरंगजेब आपका शासन रहा, जिसको हम लोग ग्रेटर मुगल के नाम से कहा जाता है, ग्रेटर मुगल, ठीक है। इसके बाद आपका 1857 यहां पे क्या हुआ, पूरा मुगल खत्म हो गया, बहादुर शाह जफर टू लेटर मुगल, यहां पे आपका खत्म हो गया। तो क्या कहना है कि द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द सुपरमेसी, मतलब मुगल खान खत्म होने के बाद ब्रिटिश ने इस देश में सुपरमेसी को हासिल कर लिया या उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इसलिए कहा कि उसके बाद मुस्लिम अपने आप की सॉवरेनिटी खो गया, ऐसा से महसूस हुआ। देयरफॉर द मुस्लिम बिकम द बिटर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश, और ये कारण रहा कि एक बहुत कड़वा, बहुत खतरनाक दुश्मन के रूप में मुस्लिम उनके खिलाफ रहा ब्रिटिश का, ठीक है। क्योंकि जब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होता है तो मुस्लिम विरोध में थे उस समय, पता है आपको बात, हम लोगों ने वहां पे नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपको टेक्स्ट में बातें नहीं थी, जो बातें टेक्स्ट तक था उतना ही रखा, क्योंकि आगे से उसको हम लिंक कर देते हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा बहुत डिस्कस है। जब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, मुस्लिम विरोध में थे, बोले नहीं इट इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, पर कुछ लोग साथ में भी थे जिसका हिस्ट्री में नाम पढ़ते हैं हम, ठीक है। अभी देखते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द वहाबजी मूवमेंट और अपराइजिंग ऑफ 1857। ये मूवमेंट क्या था आप सभी का, ये बेसिकली मुस्लिम के द्वारा मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है, ठीक है। और ये क्या था, आपका सिपोज वार था, जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा, आप सभी का सिपोज वार या रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोल दो, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये दो वार में क्या हुआ, दे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये दोनों वार जो था, ये दोनों मूवमेंट जो था, ये अंग्रेज के खिलाफ था, ठीक है। ये क्या रहा, सॉवरेनिटी जो लॉस हो रहा था उनको किस तरह किया, ठीक है। बस इस 3 पॉइंट को लिखना एग्जामिनेशन में आएगा, इस तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश पॉलिसी कैसे भारत को बांट के शासन कर रही थी, डिवाइड एंड रूल, जो ये पॉलिसी अभी तक हमारे देश के पॉलिटिकली सिस्टम में
यूज किए जाते हैं अभी भी, एज अ बेस ऑफ रिलीजियस, एज अ बेस ऑफ कास्ट, हमेशा हुआ करते थे और अभी भी हो रहा है। डेमोक्रेसी में ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो क्या है, देयर वॉज एफर्ट ऑफ प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉर्पोरेशन अमॉन्ग्स इंडियंस which could have the lead the unified nation identity। मतलब भाई साहब जो मैंने बातें बताई आप सभी को कि भाई साहब एंशियंट हिस्ट्री को उस तरह दिखा दिया, ये चीजें कर दिया, ठीक है, क्या किया, पूरा डिवाइड एंड रूल वाला पैटर्न उन लोगों ने फॉलो कर दिया और उन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया और फॉलो किया द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो देश मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा तो अंग्रेज को जाना पड़ेगा। रिवॉल्ट एट 1857 ये इस वजह से भी साथ हो गया क्योंकि उसमें मुस्लिम भी साथ थे। बहादुर शाह जफर टू लीडिंग फ्रॉम द दिल्ली इन द सेंटर पॉइंट। समझ आया चीज, उनको लगा ये चीज कि इसकी यूनिटी की वजह से, क्योंकि वो हुआ ही था इसीलिए, क्योंकि जब वो जो उसमें इनफील्ड राइफल में जो मिलाया गया था, हिंदू और मुस्लिम दोनों को सेंटिमेंट किया, दोनों को धर्म को छेड़छाड़ किया, जो रेलवे इन्वेंशन किया हिंदू मुस्लिम दोनों को छेड़छाड़ किया। चीजें समझ में आ रही है? तो ये था आप सभी का पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का। इसके बाद रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री। भाई साहब मुस्लिम पीछे हो रहे थे किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में। अब यहां से पता आपको चलेगा कि अभी तक हमारे देश में ये है ना जी, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा सिस्टम या जो उर्दू एजुकेशन अभी भी चल रहे हैं, ये कैसे अभी तक है। मगर भारत में देखो कि मेजोरिटी इतना सारे हिंदू है, फिर भी आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में संस्कृत स्कूल नहीं दिखेगा या संस्कृत के प्रति उतना लगाव नहीं दिखेगा हिंदू का, हिंदू द सेंस की सनातन, ठीक है, नहीं दिखेगा। क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है, अभी आपका रीजन क्लियर हो जाएगा। अभी तक मदरसा हर जगह है भाई, ऑलमोस्ट जहां पे है, मगर अब ठीक है, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं संस्कृत स्कूल कॉलेजेस नहीं है, रेयरली वी वेयर फाउंड। रीजंस आर देयर, देखते हैं रीजंस क्या है। दो शब्द समझेंगे पहले, कॉम्युनियल और इसके बाद सेपरेटिव। ट्रेंड ऑफ एंडिंग, ट्रेंड ऑफ थिंकिंग ग्रो अमाउंट्स ऑफ मुस्लिम सच एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ इट। ये जो रीजंस आपको भी हम बताएंगे, ठीक है। सेपरेट किया, उन लोगों ने बताया कि उसको चप्पा ऐसा सीट किया, उसके हिसाब से सेपरेट किया हम लोगों को, ठीक है। पहला क्या चीज था, आपका जो अपर क्लास था मुस्लिम का, ठीक है, वो कंप्राइजिंग कर रहे थे किसको, जमींदार्स को। जमींदारी सिस्टम्स आप सभी को पता है, जमींदारी सिस्टम्स ऑलरेडी पढ़ के आए। रोजगारी सिस्टम्स कब फॉर्म हुआ जमींदारी सिस्टम, 1793 जमींदारी सिस्टम। तो उस समय के जमींदार थे मतलब मिडिल मैन, जमींदार मतलब मिडिल मैन, और आप सभी का एरिस्टोक्रेट मतलब जो पूंजीपति लोग थे या बड़े अपर कास्ट के थे, वेयर एंटी ब्रिटिश, वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ थे। ये दोनों कम्युनिटीज क्या थे, ब्रिटिश के खिलाफ थे। देयर वेर कंजर्वेटिव एंड हॉस्टाइल टू मॉडरेट एजुकेशन। वो लोग जो मॉडर्न एजुकेशन जो भारत में मैकाले के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड 1800, उनके ये लोग विरोध थे, एकदम खुला विरोध, तगड़ा, एक्सेप्ट करना ही नहीं है, ये लोग विरोध में थे। और उधर क्या है, हिंदू धर्म ने अपना लिया था, मतलब कि जो उनका था गुरुकुल एजुकेशन था, जिसको कहते हैं गुरुकुल शिक्षा, जो हमारे धर्म में ऐसा था वैसा था, वो चीज वो शिफ्ट कर लिए थे मॉडर्न एजुकेशन में, मगर मुस्लिम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया, ये यहां कह रहा है, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज कंसर्न्ड द डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मुस्लिम आफ्टर 1857। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो उसके बाद कंपनी रूल था, 1857 से कंपनी रूल था, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ पावर। उसके बाद जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आया, जहां पे आप सभी का वाइसराय का सिस्टम जनरेट हुआ। तो क्या हुआ कि 1857 के बाद, रिवॉल्ट के बाद, जब वो पूरा बना 1858 में, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मुस्लिम के साथ क्या करने लगा, भेदभाव करने लगा, ऐसा इनका डॉक्यूमेंट्री कहना है, ठीक है। होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपराइजिंग ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि वो जिम्मेदार मानते हैं कि मुस्लिम लोग जिम्मेदार है 1857 का रिवॉल्ट होने के पीछे, ये रीजंस कह रहे हैं। और जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, नॉट मच इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, जो भी
इंडस्ट्रीज फॉर्म किए गए, या भारत को रॉ मटेरियल का साधन बनाया गया और ब्रिटिश को क्या बनाया गया, फिनिश गुड का प्रोडक्ट बनाया गया, एक साधन बनाया गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। तो उसमें क्या थे, मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। अब तुम्हें धर्म की चीजें थोड़ा बहुत क्लियर हो, दे लिंगेज बिहाइंड, उनका विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ थे, उनके साथ नहीं थे। सम मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी डिड नॉट कीप अप द मॉडर्न ट्रेड ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्पेयर। मतलब कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उसने बहुत सारे कल्चरल के थ्रू इंपैक्ट करने का प्रयास किया, जैसे जिसमें से क्या, मॉडर्न एजुकेशन, उसका एजुकेशन जो मैकाले के द्वारा लाया गया, से बहुत सारी चीजें जो कल्चर्स को उसमें चेंज करने का प्रयास किया। ठीक है, तो उसमें क्या थे, मुस्लिम लोग ज्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं थे, डिड नॉट कीप अप, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। उसी में एक चीज और है, यहाँ टॉपिक कट रहा है, थोड़ा ऊपर करो उसको, टॉपिक दिखा, अरे कट गया क्या, कोई ना, थोड़ा इसको मैं बैक करता हूं, ठीक है, तब ये थोड़ा दिख जाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ में थोड़ा इशू है। एक सेकेंड, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं यहां से बता देता हूँ, थोड़ा आपको थोड़ा कम दिखेगा, कोई ना, एक बार ध्यान दो, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज बिकॉज, ये क्यों हुआ, देयर विल बी द प्राउड टू बी देयर ओन लिटरेचर एंड कल्चर एंड डिड नॉट एडॉप्ट द वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, लाइन जो नीचे वाला यहां तक दिख रहा है, डिड के बाद डिड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न ऑफ एजुकेशन, या वेस्टर्न ऑफ एजुकेशन। क्या था, ये कारण था कि वो क्यों इसका विरोध कर रहे थे, क्यों फॉलो नहीं कर रहे थे भाई साहब, वो खुला विरोध कर रहे थे, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, दे वो खुद के धर्म पे प्राउड करते थे, खुद के कल्चर पे प्राउड करते थे, वो अपने लिटरेचर को ही फॉलो करते आ रहे थे, जो उनका शिक्षा था, मदरसा एजुकेशन, उनके धर्म में जो भी एजुकेशन सिस्टम था, उन चीज को फॉलो करते थे, देयर ओन लिटरेचर एंड कल्चर, एंड डिड नॉट अडॉप्ट द वेस्टर्न एजुकेशन। बहुत बड़ी लाइन है ये, अब तुम्हें समझ में आएगा ये देश का कंडीशन, ये लाइन को बस समझ लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, आगे टॉपिक देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग भाई साहब, रोल क्या है हमारे सर साजिद अहमद का। ये क्या था एक्चुअली, जो मैंने बातें बताया इन्हीं के द्वारा किया गया था, मैं एक बार इसको बता देता हूं, फिर आपको एडिशनल जो होगा बता दूंगा, ठीक है। ये क्या थे भाई साहब, ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, इसके बाद सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या कर रहे थे कि इनका अलग अलग व्यूज थे, जैसे इसी के द्वारा क्या था आप सभी का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म किया गया था, ठीक है। पहले ये नाम नहीं था, पहले कुछ और नाम था, ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। दे रिगार्डेड दैट कि हिंदू मुस्लिम्स शुड बी ए वन कुनाम मतलब नेशन, मतलब हिंदू मुस्लिम मस्ट बी इन वन, मतलब हमें एक ही देश में रहना है, मतलब इसका एक्सपेक्ट ये था, इनका मतलब थॉट ही यही था, क्योंकि मुस्लिम लीग से पहले ही इस देश से शायद जा चुके थे, बहुत ही पुराना है, ठीक है। 1898 के अराउंड फिगर, 2-3 साल के आसपास होगा, उस समय इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी में भी बहुत साथ देते थे, ऐसा काम करना कह रहे हैं, ठीक है। दे फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिजेंटल कॉलेज, कौन सा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आपका अलीगढ़ में है, ठीक है, वो इनके द्वारा फाउंड किया गया, जिसको अभी न्यू नेम कहते हैं हम लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहां के पहले प्रिंसिपल जो थे भैया, उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि वो अंग्रेज के साथ होना चाह रहे थे। बड़ा गजब खेल है, जो फाउंडर है वो अंग्रेज के विरोध है, और जो भाई साहब वहां के प्रिंसिपल हैं, वो क्या कह रहे हैं भैया, ठीक है यार, उसके साथ यूनाइट होते हैं, अभी कहानी उसका भी पढ़ेंगे, ठीक है। देयर एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज द फाउंडर एंड अपोजिट, सिंपल वही बात है, जो बातें मैंने बताई कि भाई साहब ये महाशय क्या थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, मैंने शुरू में ही कहा था, ये इनके विरोध में थे, उनके अपोज कर रहे थे, वो विरोध में कर रहे थे। हाँ, अब ये जो प्रिंसिपल वाली बात की, वहां के प्रिंसिपल थे भाई साहब आपके बिच आइडियाज वाज द एंग्लो मुस्लिम यूनिटी वाज पॉसिबल। उनका क्या कहना था कि एंग्लो मुस्लिम क्या हुआ भाई साहब, आएगा दिमाग में। और एक लाइन और कहता है कि बट हिंदू मुस्लिम विल नॉट बी इम्पॉसिबल। बड़ी खतरनाक लाइन ये भाई साहब कह चुके हैं। इसका क्या कहना है, एंग्लो मुस्लिम क्या हुआ कि मुस्लिम
अंग्रेज के साथ मिल सकते हैं, मगर हिंदू मुस्लिम नहीं मिल सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाई साहब का आइडिया थे। इंग्लिश मैन और मुस्लिम मिल सकते हैं मगर हिंदू मुस्लिम नहीं मिल सकते, ये भाई साहब इनका था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखते हैं टॉपिक हम लोग इनगोरियंस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब यार इसका मतलब आप सोचिए किस प्रकार से रॉन्ग बोला जाए एक शब्द में तो गलत, मतलब किस प्रकार से गलत तरीके से बोला जाए या गलत वे से किस तरह हिस्ट्री को इंटरप्रिटेशन किया गया। मतलब यार उलट पुलट कर दिया। कैसे करते हैं इस चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखो क्या किया गया था। द मैनर इन विच द इंडियन हिस्ट्री इंटरप्रेट दोज डेज कंट्रीब्यूट, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट व्यू से पढ़ा होगा तो एट ए टाइम क्या है ना, हम लोग जाने कि हर चीज का जो इन्वेंशंस हुआ और क्या बोल सकते हैं उसको, एट ए टाइम वी कैन सी दैट कि इनोवेशंस हुआ या उनके विषय में खोज किया गया, डिस्कवरीज किया गया था। मोस्ट ऑफ थिंग्स कब हुआ था? टाइम ऑफ ब्रिटिश, आफ्टर द मुगल। जब अंग्रेज आते हैं उसके बाद आपको इन्वेंशन दिखेगा, जेम्स फिनिप्स, फिर आपको हड़प्पा के विषय में पता चलता है, मोहनजोदारो के विषय में पता चलता है, गुप्ता के विषय में पता चलता है, विजयनगर एम्पायर के विषय में पता चलता है। ठीक है, और मुगल का क्या था कि डॉक्यूमेंट्री था कुछ। ठीक है, जैसे अकबरनामा। ठीक है, इस प्रकार से वेरियस डॉक्यूमेंट्री था। ठीक है, उन सबको कलेक्ट करके इन लोगों ने हिस्ट्री को अपने ढंग से डेकोरेट किया। ठीक है, तो इसने सबसे बड़ा फॉल्ट क्या किया ब्रिटिश ने, जो ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट में आया, कि उसने क्या किया, हिस्ट्री को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बांट दिया। हिस्ट्री को क्या कर दिया, जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है उसको कह दिया भाई साहब वो हिंदू का हिस्ट्री है। ठीक है, और जो मिडिवल हिस्ट्री है ये आपका मुस्लिम का हिस्ट्री है, हिंदू का और मुस्लिम का। और क्या कह दिया यहां पे कि जो हिंदू के टाइम का था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा बेटर था। वी कैन सेड दैट कि ग्लोरी, कुछ सब इस्तेमाल यहां पे क्या होगा, जरूर यहां पे कुछ लिखा होगा, अभी पढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या था, ग्लोरी मतलब भाई साहब एक पिक था, पिक ऑफ द हिस्ट्री। और जैसे ही मध्यकालीन इतिहास में ड्यूरिंग द मेडिवल हिस्ट्री व्हेन द मुगल आर द सेंटर और मुगल आर द मेन पावर ड्यूरिंग द मेडिवल हिस्ट्री एट ए टाइम, तो इनको क्या हुआ भाई साहब, ये क्या हुआ, डाउनफॉल कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो एंशियंट हिस्ट्री में जो इंडिया का ग्लोरी था उनके तुलना में मध्यकालीन इतिहास में ड्यूरिंग द मेडिवल हिस्ट्री देयर आर डिक्लाइन ऑफ द पावर्स, डिक्लाइन ऑफ द ग्लोरी। वही चीज मेन प्रॉब्लम किया। ठीक है, इनसे क्या हुआ, लोग जब हिस्ट्री पढ़े तो उनको यार लगा यार ये दोस्त तो बड़े डेंजर आदमी है यार, इसलिए ऐसा कर दिया मेरे देश को, ऐसा कर दिया। ठीक है, अब देखो समझते हैं। ठीक है, सम ब्रिटिश एंड कॉमनियल हिस्टोरिकल्स डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू द हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड। जो बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द रूलर्स ऑफ तर्क, अफगान एंड मुगल्स आर कॉल्ड द मुस्लिम रूलर्स। अफगान से जो आए थे, तर्क से आए थे, और जो आपका मुगल है, एक्चुअली क्या था ना कि मुगल नाम का कोई किंगडम था ही नहीं, सच्चाई है, मंगल था, मंगल। ठीक है, इस साला अंग्रेज लोग बाद में इसको मुगल बना दिए, मंगल। अब जब ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कि अकबरनामा, जिसमें मतलब उस समय के जो टेक्स्ट लिखे गए थे पोइट्री के द्वारा या उस समय के ऑथर्स के द्वारा, तो मुगल नाम का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया था, मंगल मंगल। ठीक है, तो ये एक्चुअल में था, फिर बाद में मुगल बन गया तो यही मुगल ही चल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ी बात एक्स्ट्रा बता दी आपको। ठीक है, देयर वेयर द रूलर्स वेर सेड टू बी द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। क्या कहा कि वो जो रूलर्स थे मेडिवल हिस्ट्री में वो क्या थे, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम थे, एंड देयर सब्जेक्ट एंड फॉलोअर्स ऑफ द अदर रिलीजियस। द ब्रिटिश एंड कॉमनियल हिस्टोरिकल्स encouraged the idea of composite culture in India and tried to create rapid between the two communities। मतलब इनका वो कहना था सिंपल भाई साहब कि उस समय मतलब दबदबा, जिसको बोलते हैं दबदबा था, दबदबा रहेगा और दबदबा है। ठीक है, तो उस समय उनका था, और वो क्या करते थे भाई साहब, प्रमोट नहीं करते थे, वैल्यू नहीं देते थे अदर कम्युनिटीज को, अदर रिलीजियस को। और ये बातें इसलिए इसने कहा था कि जो भारत में दो बड़ी कम्युनिटीज मानी जाती है, हिंदू एंड मुस्लिम, तो उसके बीच में राइवलरी हो सके, वो दोनों आपस में भेदभाव करे, आपस में यूनिटी नहीं हो पाए, इसकी वजह से हमारा अभी ऐसा मूवमेंट पढ़ेंगे हम जहां पे हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाएगा। लखनऊ पैक्ट, नरम दल गरम दल, एयरलिया नेशनलिस्ट और एस्ट्रेटिव नेशनलिस्ट मिल जाएंगे, फिर पानी पिलाएंगे। कैसे पानी पिलाएंगे देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी। इसमें कुछ और पॉइंट भी है। सम कॉमनियल हिस्टोरिकल्स हाइलाइटेड बाय द मीथ, मीथ है सिर्फ, मतलब वो सच्चाई नहीं, बस मीथ
द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर हैड रीच द ग्रेट हाइट ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। जो बातें मैंने बताई आपको कि एंशियंट टाइम में आपका जो है पीक पे था उस समय के किंगडम्स, और जैसे ही मिडिवल हिस्ट्री आ गया, द रूलर ऑफ मुगल एट ए टाइम क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, ऐसा उन लोगों ने हिस्टोरिकल ने दर्शाया। ठीक है, ये ठीक है। द कम्युनल बायस आर प्रोपेगेट थ्रू द पोइट्री के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू और शॉर्ट स्टोरी के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू इनको देश में एक्सपेंड किया। ये सारी चीजें इसके अंदर ये टॉपिक आती है। एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, वरना एज ए पॉइंट आप इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप सभी का, राइज ऑफ एसरेटिव नेशनलिज्म या नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट। ये भी एक कारण रहा, इट्स आल्सो काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। द स्पीच एंड एक्शन of the sum of the assertive nationalists ignore the some sections of the India। मतलब जो भाषण earlier assertive nationalism के द्वारा दिया गया, वो भाषण ऐसा था या जो भी एक्शन लिया करते थे, वो लग रहा था कि बाकी कम्युनिटीज को वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उनको मतलब देख ही नहीं रहे हैं, मतलब पूरा इग्नोरेंस कर दे रहा है, ऐसा था। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये जैसे शिवाजी, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया था, उस समय समझ में नहीं होगा, अब कनेक्ट होगा। शिवाजी गणपति फेस्टिवल जो तिलक के द्वारा किया गया था, मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये फेस्टिवल को भारत में इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों फेस्टिवल क्या साइन दिखा रहा है भाई साहब, हिंदू का। तो भाई साहब हम लोग फ्रीडम फाइट कर रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग मुस्लिम कम्युनिटीज भी हैं, अदर कम्युनिटीज भी हैं। तो मुस्लिम उस समय माइनॉरिटीज में सबसे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम थे उस समय। ठीक है, इसके बाद क्या था आपसे, औरबिंदो घोष एक्सेप्ट ऑफ इंडिया एज ए मदर। उसने क्या कर दिया, इंडिया को एज ए मदर। औरबिंदो घोष, ये नाम याद रखिएगा, जनरल व्यू के लिए भी याद रहेगा कि भारत को मदर कंसिडर्ड कौन किया, ये कॉन्सेप्ट कौन लाया कि भाई भारत हमारी मां है। ये कॉन्सेप्ट आप सभी का औरबिंदो घोष के द्वारा लाया गया था। तो ये भी एक रीजन हो गया उनके द्वारा। और क्या कहते हैं, नेशनलिज्म एज रिलीजन एंड द इनिशियली द एंटी पेटिशन एलिगेशन with a depth in the Ganga did not appeal the sums of the Muslims। मतलब जब एंटी पेटिशन मूवमेंट जब चलाया गया, उस समय विरोध में क्या किया, चप्पल को त्याग दिए, गंगा में भाई साहब हम लोग स्नान करेंगे, सभी लोग ये त्याग किए। तो भाई साहब हॉली रिवर हिंदू के लिए है, पवित्र हिंदू के लिए है, तो यहां भी एक काउज आ जाता है कि भाई हिंदू के लिए। और ये कुछ हमको सही नहीं लगा, ठीक है, मगर उस समय कैसे व्यूज थे। ठीक है, मदर तो भाई कंसिडर अपने देश को कर सकते हैं एज ए माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए, ये था आप सभी का राइज ऑफ नेशनलिज्म का। अब नेक्स्ट है और लास्ट है, शायद लास्ट ही है ना, हाँ, इकोनॉमिकली शायद लास्ट ही है, हाँ लास्ट है। इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन द कंट्री। जो भारत में इकोनॉमी के क्षेत्र में बैकवर्डनेस हो रहा था, कैसे कि ड्यू टू, आपको मैंने बताया था ना कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मेन खेल था। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद जो भारत का एजुकेशन लोगों को मिलने नहीं लगा जॉब्स, कैसे वो देखो, ड्यू टू द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी। जो ब्रिटिश का कॉलोनियल जो पॉलिसीज था कि इंडिया लैकेड द मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भारत में क्या हुआ, आपका मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हुआ, ब्रिटेन में हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और भारत का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो कोलैप्स हो गया। तो वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता था, वो पूरे कोलैप्स हो गया, नामो निशान मिट गया। बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी भारत, द कोलैप्स। एंड देयर वाज एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट अमाउंट द एजुकेटेड यूथ। जो भारत देश में जो पढ़ रहे थे, जो एजुकेटेड लोग थे, क्योंकि मैकाले ने एजुकेशन का सिस्टम लाया, वो वाला डिग्री वाला, मैट्रिक पास इंटर पास वाला, ठीक है। तो वो एजुकेशन जब लाया, भैया आगे जॉब तो मिलना चाहिए, क्योंकि यही से कॉन्सेप्ट पैदा हो गया, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो भैया साहब जितने भी पढ़े लिखे एजुकेट यूथ थे, सब बेरोजगार हो गए, क्योंकि यार जॉब कहां मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ही पोस्ट छोड़ के रखे हैं, समझ में आ रहा है। और अब बचा कि भाई साहब प्राइवेट सेक्टर में जाए, सारा प्राइवेट सेक्टर वहां था, क्योंकि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था। अब मान लो कोई इंडस्ट्री खोल भी दे, टाटा खोला इंडस्ट्री 1930, तो भाई साहब फिनिश गुड एक्सपोर्ट भी तो होना चाहिए।
उसकी संख्या बहुत कम थी, एक दो कंपनी इस तरह थी। और भारत एज ए वास्ट कंट्री, कहीं यार रेवोल्यूशन हो गया इंडस्ट्रियल, वहां सोचो कितना। समझ में आई चीज? जैसे एक फैक्ट और बताता हूं कि जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन 75% ब्रिटिश को जो था वो अमेरिका के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता था। और जब अमेरिका में क्या हुआ, सिविल वार, ठीक है, सिविल वार हुआ, उसके सिविल वार जैसे हुआ तो 4 साल के राउंड फिगर ये क्राइसिस रहा, ठीक है, क्योंकि ये 75% से कितना परसेंट पे आ गया था, 3%। वो लोग 3% एक्सपोर्ट करने लगे थे। अरे यार, कोई देश किसी को 75 रुपए दे रहा है, सीधे तुम 3 रुपए दो तो चलेगा कैसे? तो अब क्या किया उन लोगों ने, भारत के लोगों को फोर्स करने लगा या उसको लालच देने लगा कि आप क्या करो, कॉटन 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 रोपना स्टार्ट करो, ग्रो, कॉटन ग्रो करना स्टार्ट कर दो। इसके लिए क्या किया, जितने भी जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे, ऑनर्स थे, सबको, रौतियात को, मतलब पीजेंट्स को लालच देने लगे, भैया आप पैसे लो, जितना लोन चाहिए लो, मत दें, लो लोन लो, भर के लोन दो, कॉटन का उत्पादन करो। और 4 साल के बाद ब्रिटेन फिर से, अमेरिका फिर से उत्पादन करने लगा कॉटन का 75% से अधिक। अब जो भारत में जो उतना बड़ा स्कॉप जो बन रहा था 4 साल से, वो खत्म हो गया। चीजें समझ में आई? ये चीज ठीक है। तो क्या है, एज द कंसिक्वेंसेस देयर वाज ए फ्रेमेंसस कॉम्पिटिशंस अमंग द यूथ टू सिक्योर द फ्यू एबल जॉब। मैंने कहा जॉब कम, लोग ज्यादा, तो कंपटीशन बढ़ गए। द सेम कंडीशन स्टिल नाउ इन आवर कंट्री। कुछ नया कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। बस ये दिक्कत है कि लोग नए नए आ रहे हैं तो उसे नए नए दिक्कत लग रहे हैं, और जैसे हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेगा लगेगा यार सब कुछ वही है। वरना आप 1970 80 90 के गाना सुनो या मूवी देखो, वहां आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट था क्या नहीं था। आज देखो, देख रहे हो आंख से, वो देख लो। ये स्टोरी कब का पढ़ रहे हैं हम लोग, 90s 10 के राउंड, 90s 10 के राउंड पढ़ रहे हैं, वहां भी एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। और इससे पहले जो सिस्टम था, जब हम लोगों ने चैप्टर 1 2 में स्टार्ट किया था, वहां भी पा रहे थे। ठीक है, चलिए। दिस लीड द पीपल ऑफ डिमांड रिजर्वेशंस इन अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेडेड और रिलीजियस। आपने कहा ना कि ये रिजर्वेशन कहां से पैदा हुआ, द सिस्टम्स आर बोर्न फ्रॉम हियर। ये सारी ब्रिटिश का चाल था शुरू से। क्या कर दिया, लोगों का डिमांड आने लगा, भैया हमको रिजर्वेशन दो। क्योंकि देखो उस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे, ब्राह्मण, क्योंकि यार उसका 1000 साल से पीढ़ी पड़ रही है, ब्लड में हो गया था। अब जो राजपूत से, उसके अंदर सब सोल्जर्स में जाने के लिए तैयार थे। कुछ चीज ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। मान रहे कि कुछ खतरनाक लोग निकलते हैं, एग्जाम्पल डॉक्टर अंबेडकर निकल गए खतरनाक लोग, जब बैठते हैं पार्लियामेंट में पहली बार, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 1946, एट ए टाइम उससे ज्यादा विद्वान पूरे असेंबली में कोई नहीं। द बैकवर्ड कास्ट से आए हुए पूरे असेंबली का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, क्या जलवा रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पे आपका डिमांड किया पीपल ने, रिजर्वेशन हमें आप दो। ठीक है, द ब्रिटिश यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू पुश फर्दर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट ये सिखा रहा है आपको, आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड में आपको इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा है। द पॉलिसी स्टिल यूजिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स based on the religious, they are giving the reservation, or the how many percentage, only hardly 2% are the job in the India, amounts of them there are the reservation, and it's a big issue at a time. The people are also worry about that, or the British are get the that kind of great opportunity to divide and rule. The same concept are the used by still by the government. समझ में आया? हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? Nothing like a new, all the things like old, just the procedure are change. बस जब एंशियंट में थे, अति एंशियंट, ड्यूरिंग ए वैदिक, हम लोग पढ़ रहे थे भैया, उस समय संस्कृत बोलते थे लोग। आगे बढ़े तो प्राकृतिक पाली, फिर आगे बढ़े अरबिक चलने लगा, फिर आए अंग्रेजी चलने लगा, तो चल रहा है, बस लैंग्वेजेस बदले हैं, भाव वही है। ठीक है, ये पॉइंट दिमाग में रखना और इसके विषय में सोचना आप। अब बात करेंगे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पहले उनको एक बार हम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था आपका, ठीक है, क्योंकि ये पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था,
हमने भी सिलेबस में नहीं पढ़ा है। हम लोग का जो था बस दो या तीन ही टॉपिक था जब हमने एग्जाम दिया था उसका, और बस 2 नंबर का क्वेश्चन आना था, वो पता था कौन सा क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, हु इज द फॉर्मेशन, मुस्लिम लीग किसने फॉर्म किया, कब किया था, बात खत्म, 2 नंबर उठा के घर जाओ। और आप लोग का सिलेबस में इंक्रीमेंट है तो आपको उस ढंग से पढ़ना भी है ना, ठीक है। तो ये क्योंकि ये टॉपिक आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ा है, जो भी टॉपिक और भी मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, किसी ने पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं किया, पूरा कंप्लीट इस चैप्टर को, बहुत चीजों को छोड़ दिया है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका जो जो टॉपिक सिलेबस में है वो एक अच्छे ढंग से आपके अंदर सेटअप होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज के अंदर आपके अंदर स्टोरी बन जाना चाहिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, कुछ नहीं भी आता है, स्टोरी कनेक्ट है, तो आप कुछ ना कुछ लिख के कुछ आउटकम्स कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सातों फैक्टर्स की बात की, अभी अभी हम लोगों ने बस फैक्टर पढ़ा है मेरे भाई, हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, तीसरा लखनऊ पैक्ट क्या था, सिग्निफिकेंट ऑफ लखनऊ पैक्ट। तो पहला टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जिसमें से हम लोगों ने 7 फैक्टर को देख लिया है। अगर एग्जाम में पूछ ले भैया फैक्टर, पूछ ले डायरेक्ट कि फैक्टर क्या था, तो क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का, ठीक है। बस इसमें से कोई भी 3 पॉइंट उठाना, ऐसे बैठ के डायग्राम बनाना, तीनों पॉइंट लिखना, 1 2 3, इंट्रोडक्शन में लिखना कि ये फैक्टर क्यों जरूरत है, फिर 3 ठो हेडिंग लगाना, तीनों का फैक्टर लिखना, कंक्लूजन लिखना, बस बात खत्म, पूरा नंबर ले जाओ। हाँ, मगर कभी ऐसा सीन आएगा कि ये आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में दिख जाएगा, ऊपर हेडिंग देगा फैक्टर्स लीडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, पहला क्वेश्चन देगा रोल, इसका रोल बताइए, एसरेटिव का बताइए क्या था राइजिंग होने का, और लॉस ऑफ सॉवरेनिटी का, इस तरह 3-4 क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह भी पॉइंट व्यू से सवाल आपके आएंगे। हाँ, मैं डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा आपकी जितने भी पीवाईक्यूज इस चैप्टर से पूछे हुए हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूं, 10 से 15 मिनट में दे दूंगा, ठीक है। उस पर कमांड हो गया, काम हो जाएगा, और सारा क्वेश्चन देखना, सब कुछ रिलेट हो जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये भी वादा करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं उस तरह पढ़ा हूं, उसी तरह पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, अब आगे बात करते हैं भाई साहब नेक्स्ट टॉपिक। बस 2 ही टॉपिक है, मजे से पढ़ते रहना है। एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मुस्लिम लीग, तो फैक्टर बता दिया भैया क्यों आपने बनाया, ये तो बना दिया भैया क्यों बनाया, ठीक है। फैक्टर्स क्या है, क्यों बनाया, अब भाई साहब रीजंस क्या है फॉर्मेशन का, आप क्या करेंगे, बना लिए, अब माने कि वो मार रहा था इसलिए आप उससे दूर हो गए, अब अलग तो हो गए, खाएंगे पिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, वही चीज ना, उसी को बोलते हैं एम। अब आगे क्या होगा आपका, ये उसका आगे है, आगे क्या है, ये प्रमोट करेगा किसको, मुस्लिम ऑफ इंडिया को, क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसको, मुस्लिम ऑफ इंडिया को, और सपोर्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्या करेगा, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन होने के बाद प्रमोट करेगा मुस्लिम ऑफ इंडिया, और क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और रिमूव करेगा एनी मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द इंटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू रिलेशन इन इंडियन मुस्लिम, मतलब जो भी भेदभाव, जो भी गलत सोच, गलत भावना ब्रिटिश के मन में इंडियन मुस्लिम के लिए है, उनको क्या करेगा, मिसकंसेप्शन को रिमूव करेगा। 3 एम, तीनों अलग अलग पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, तीनों को डायग्राम बना के आप लिख सकते हो, बताऊंगा एक वीडियो लेकर आऊंगा आंसर राइटिंग पर कैसे लिखना है, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, अभी लेके आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है। टू प्रमोट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स टू बी द रिप्रेजेंट देयर नीड्स एंड इंस्पायर टू द गवर्नमेंट इन द माइल्ड एंड मॉडरेट लैंग्वेजेस, जो चीज वहां पे उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो चीज यहां पे इसने एक्सेप्ट किया, प्रोटेक्ट किया, और एडवांस ऑफ द पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक मांग किया, हमें भी बैठना है सत्ते पे। फिर क्या किया, इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, सारे मुस्लिम का इंटरेस्ट जो था, एंड टू बी द रिप्रेजेंट देयर नीड, जो उसकी जरूरत था उसे रखा, और एस्पिरेशंस द गवर्नमेंट का जो बातों को पकड़ा, उस पर काम किया, ठीक है। तीसरा क्या था, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ फीलिंग ऑफ द हॉस्टिलिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज, एक और अहम रखा, जो हिंदू और मुस्लिम में ये प्रॉब्लम है, हॉस्टिलिटी है, जो गलत भावना है, गलत भावना फैलाया जा रहा है, एक्चुअल में नहीं है, उसको प्रिवेलेंट, उसको रोका जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। दिस आर द 3 एम ऑफ एंड वी कैन से दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसका आने का सबसे ज्यादा चांस होता है। आई थिंक अभी तक मैं 15 साल या 10 साल का बताऊं तो
3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, मिनिमम 3 से 4, जहां तक अभी मेरे को याद आ रहा है 3 से 4। अब पढ़ते हैं भैया लास्ट टॉपिक। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक करने में बहुत टाइम लगा है, दूसरा टॉपिक तो 2 मिनट में कर दिए भैया। जिसका जितना डिमांड रहेगा उतना ना वो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, पर एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, 2 नंबर का बनने का ज्यादा चांस है। अब क्या आप सभी का सिग्निफिकेंट बताइए भाई साहब वजूद लखनऊ पैक्ट का। लखनऊ पैक्ट सिंपल क्या था? एग्रीमेंट था। किसके बीच में? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ज्वाइंट सेशन हुआ था। कब? लखनऊ में हुआ था 1916, इसलिए इसका नाम रखा था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्यों था? क्योंकि लखनऊ में ये सेशन रखा गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि पता होगा, बता चुके हैं कि कांग्रेस का हर साल सेशन होता था। तो 1916 में लखनऊ में हुआ था लखनऊ पैक्ट। वहां पे क्या किया था कि कांग्रेस, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग किससे हुआ? कांग्रेस से। कांग्रेस को पहले ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो अब क्या हुआ? मिल गया। क्या कह रहा है यहां? एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में। अब कैसे मिला वो बताते हैं। थ्रू द पैक्ट, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, लखनऊ एग्रीमेंट वही बोलते हैं, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट। The two parties agreed to allow the representative of religious minority to provisional legislative। मतलब भैया पॉलिटिकल मांग कर ली कि हमें भी आप प्रोविजनल लेजिस्लेटिव में हमें भी जगह दो, हमें भी रिप्रेजेंट करने का ऑप्शन दो। फिर द मुस्लिम लीग लीडर्स एग्री विद द ज्वाइन द कांग्रेस एंड मूव द डिमांड टू द इंडियन ऑटोनॉमी। जो मुस्लिम लीग थे आपके, उसके जो लीडर्स थे वो ज्वाइन कर लिए कांग्रेस, और क्या बोले कि डिमांड करने लगे इंडियन ऑटोनॉमी का। मतलब अब देश ऑटोनॉमी मींस उसको हम चलाएंगे, ऑटोनॉमी, आवर कंट्री वी विल रूल, ऑटोनॉमी, या वी कंसीडर सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट अलग चीज है, पूर्ण स्वराज अलग चीज है, स्वराज अलग चीज है, तीनों अलग अलग चीज है, और तीनों अलग अलग टाइम पे मांगी गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को फार्मिंग द डील्स के टाइम में, और जो मुस्लिम को जो रिप्रेजेंट किया था मोहम्मद अली जिन्ना। सर अचानक इसका नाम सुन लिए, पूरे में कहीं नहीं सुने। बहुत होशियार आदमी था जिन्ना साहब, बहुत होशियार आदमी था। ही इज द ओनली पर्सन जिसके वजह से पाकिस्तान एक अलग देश बना, वरना नहीं बनता। इसे उर्दू नहीं आता था, शायद ये मुस्लिम भी नहीं था, ऐसे क्लेम है बहुत सारे। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंट में अब हम लोग 4 सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे। पहला हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, दूसरा पढ़ेंगे यूनिटी इन द कांग्रेस, कांग्रेस जो एसरेटिव नेशनलिज्म, और दूसरा आप सभी का अर्लियर नेशनलिस्ट, दोनों अलग हो गया था। तीसरा पढ़ेंगे प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट आफ्टर द फॉर्मेशन द थिंग्स, द also the pressure on the government because all the countries and the whole countries are the unite itself because of the Lucknow pacts। अब क्या है? necessity to pacify Indians। this 4 topic we'll discuss now, each and every topic we'll discuss in a very brief and a very important point view to of your examination। तो पहला टॉपिक है आप सभी का हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एक स्कीम बनाया गया, द ज्वाइंट स्कीम सिंबलाइज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। both the communities agreed the compromise। अबे भाई कहां भाग गया जी तुम? अच्छा पेन लिए नहीं थे जी? कंप्रोमाइज, तो ये देख रहे हो कुछ जादू वादू भी चलता है, कहां गया जी? देखो हमको पता ही नहीं था, बाद में पता चला जी। ठीक है, बिटवीन द एसरेटिव, ये देखो लखनऊ पैक्ट सिंपल क्या था? हिंदू मुस्लिम का यूनिटी किया। दूसरा चीज क्या किया? एसरेटिव नेशनलिज्म को और आप सभी का एलियन नेशनलिज्म को, सबको क्या कर दिया? यूनाइट कर दिया। आफ्टर द सूरत सेशन, सूरत सेशन 1907 में जो हुआ था, 907 में जो हुआ था, यहां पे क्या हुआ था? आप सभी का एसरेटिव नेशनलिज्म और आप सभी का एलियन नेशनलिस्ट दोनों अलग अलग हो गया था 1907 में, और 16 में 6 साल उधर, 4 साल इधर, 11 साल उनके साथ में भाई साहब ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप कब हुआ? 1907 में, और पैचअप कब हुआ? फिर 1916 में। देख रहे हो जी, इतना साल के बाद भी प्रेम है, और तुम लोग यार पलटी मार देते हो। फिर से आ गया लाइन पे। ठीक है, दे केम टुगेदर 1916 एंड द रिजल्ट वाज द कांग्रेस वाज द स्टैंड। यूनिटी में ही, मतलब नहीं बोलता एकता में ही सब कुछ है मेरे भाई। जैसे ही एकता में आए उसके बाद अंग्रेज की फटनी शुरू हो गई। पहला बार कब फटा था? 1857 में। क्यों फटा था? क्योंकि सब लोग रिवॉल्ट में उतर गए थे। मगर कारण हो गया था कि भाई साहब
उनका जो खुद का डिमांड था वो सबका अलग अलग था। दूसरी बार कब हुआ? अब बीच में हुआ था, और दोनों फिर डिवाइड होकर थोड़ा ब्रोक हो गया, आइडियोलॉजी मैच नहीं किया। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला। दूसरा क्या आप सभी का? प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। तीसरा, सरकार पे प्रेशर हुआ। द यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड लीग। कहां गया जी? हाँ, यूनिटी विद द कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी विद द कांग्रेस हो गया तीसरा। हाँ, द यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग between the earlier nationalist, and this because the treaty of the British government of India। बहुत बड़ी बात बोल दिया इसने। द यूनिटी बिटवीन कांग्रेस के बीच में जो यूनिटी हुआ, और जो लीग था मुस्लिम लीग, ठीक है, बिटवीन द अर्लियर नेशनलिस्ट और एसलेटिव में बिकैम, ठीक है, मेरे मुंह से गलत निकल जाता है, बिकैम। इससे क्या हुआ, क्या निकला? ट्रीटी किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक ट्रीटी किया, एक साइन किया ट्रीटी। क्या किया साइन? अब वो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट नाउ, टिल नाउ द गवर्नमेंट हैज बीन रिप्रेसिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट बाय यूजिंग फोर्स। समझ में आया मेरे मित्र? यही चीजें हैं। इसके बाद द गवर्नमेंट नाउ हैड द एक्सक्यूज टू डिलेइंग द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज देने लगा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने में। क्या हुआ था? अब ये बातें आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। 1914 से लेकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार। अभी हम आगे पढ़ाएंगे दोस्त, टेंशन मत लो। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। इस टाइम में भारत के सोल्जर्स, माइक चल रहे जी, हाँ, भारत के सोल्जर्स को इसमें भेजा गया था ब्रिटिश के साथ फाइट करने के लिए। तो बोला क्यों जाए भाई, तुम्हारा युद्ध है, तुम लड़ो। बोला कि लड़ोगे ना तो सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, तुम संभालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे 16 आ गया, देखा ये लोग स्ट्रांग फिर से हो रहा है, कब्जा कर लेगा। फिर बोलता नहीं हम रिफॉर्म नहीं करेंगे, एक्सक्यूज देने लगा कि तुम लोग काहे मिला, तुम लोग फिर कुछ साजिश करेगा। तो वही बात है, एज द फर्स्ट वर्ल्ड वार कंटिन्यू द लीडर ऑफ कांग्रेस एंड द लीग इम्प्रेस अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंप्रेस करने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो डिमांड था उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का should not be rejected if the wish to Indians to be the loyal to the British। ईमानदार रहना पड़ेगा दोस्त। उसने क्या दिया, हम गड़बड़ा देंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, हम लॉयल रहेंगे, गड़बड़ाओ मत। द गवर्नमेंट देयरफॉर, नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी, नेसेसिटी टू पेसिफाई इंडियंस। छोटी छोटी टॉपिक्स थी, ठीक है। नेसेसिटी क्यों पड़ा लोगों को पेसिफाई होने का, ठीक है। तो फील्ड द नेसेसरी टू पेसिफाई द इंडियंस बाय द डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त 1917 में एक क्या होता है, एग्रीमेंट बोलो या स्टेटमेंट बोलो या डॉक्यूमेंट्री फाइल बोलो, विच प्रॉमिस किया कि जो पॉलिसीज ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलपमेंट, ग्रेड्यूल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग देंगे। फिर यहां पे बोला पर एट द एंड सेल्फ गवर्नमेंट वो नहीं देता। फिर आगे की कहानी, अब हम लोगों ने पूरा चैप्टर यहां पे कंप्लीट कर लिया। यार गुरु बड़ा जल्दी कर दिया यार दोस्त, चैप्टर्स के जितने डिमांड्स थे हमने फुलफिल कर दे रहे। भाई कहां भाग गया जी, जल्दी आओ। ये तीनों टॉपिक्स जो आप सभी के थे, फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंट, तीनों टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या था तीनों टॉपिक, एक फटाक से उसको रिकैप करते हैं। पहला टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फैक्टर, कि भाई साहब मुस्लिम बना तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, मुस्लिम लीग बना तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तीसरा पढ़ा हम लोगों ने लखनऊ पैक्ट्स, लखनऊ पैक्ट्स के विषय में 1960 लखनऊ पैक्ट्स के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। बस ये तीन टॉपिक पढ़ा। फैक्टर में ही हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, 7 फैक्टर्स पढ़े। उसके लिए अलग अलग ग्राफ बनाओ इस तरह, 7 फैक्टर्स का, 7 फैक्टर्स का इस तरह ग्राफ बनाओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का ग्राफ नहीं, इसका बना लो 4 ग्राफ ऐसे कर, ठीक है। 1 पेज लगेगा भाई, पूरा चैप्टर आप 1 पेज में लिख लोगे। रिवीजन करने का आसान तरीका, एक बार आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, एक बार बुक रीड कर लो, ठीक है। उनके बाद क्या करो, ये शॉर्ट नोट्स आप बना लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। और आपका एसएसटी के लिए, मतलब हिस्ट्री सिविक्स के लिए 4 से 5 दिन का गैप मिलेगा, और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो टोटल आपका 20 से 22 चैप्टर हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अभी से ही कहूंगा कि ये काम करो आप, ठीक है। ये चीजें होगी, ये तीनों टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने स्टोरी पढ़ लिया 1917 तक का,
ठीक है, यहाँ पे हुआ। तो मोस्टली अब जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी अब आगे, अब होगा रोल ऑफ गांधी। गांधी जी का जो एंट्री होता है वो कैसे होता है। गांधी जी का एंट्री तो लखनऊ पैक्ट टाइम में हो जाता है, तो वो कहाँ थे, लखनऊ पैक्ट में दिखे नहीं, कहाँ थे, कोई मेजर रोल नहीं सुने, नाम नहीं सुने, इतने बड़े लीडर थे, क्या हुआ। वो नेक्स्ट चैप्टर में हम गांधी को इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी को कि गांधी भारत में कैसे आए। जैसे बोलते हैं ना जी 1915 में गांधी भारत आए, भाई मतलब भारत आए मतलब पहले नहीं आए थे क्या, साउथ अफ्रीका से आए थे। क्यों आए थे, अब नेशनल मूवमेंट को लीड करने के लिए आए थे। बुलाया था किसने, हम लोग जो पढ़े ना जी, लाल बाल पाल और तीन उधर और गोपाल कृष्ण गोखले, सुंदरनाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी, 6 लोगों से पढ़ा और 2 और पढ़ा था क्या, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, 8 लोग। और उससे पहले भी पढ़ा था बहादुर शाह जफर 2, और उसके बाद जिन्नत महल, उसके बाद किसके विषय में पढ़ा था, झांसी रानी, उसके विषय में किसके विषय में पढ़ा था, नाना साहब। अब पढ़ेंगे गांधी जी, उसके बाद पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद पूरी हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। तो एक भगत सिंह का आपके चैप्टर्स में डिस्कस नहीं है, मगर मैं आपको भगत सिंह का कुछ स्टोरी जरूर बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़े लीडर रहे, खतरनाक लीडर रहे, रिवोल्यूशनरी लीडर रहे, तो उनके विषय में चैप्टर्स में बातचीत नहीं है, पर मैं जरूर डिस्कस करूंगा। जब उस टाइम का बात होगा तो उनकी स्टोरी आपको मैं कनेक्टिविटी कराऊंगा और आपके अंदर एक अलग उत्साह उमंग भर दूंगा। ठीक है मेरे मित्र, चलिए इन्हीं के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं और अगले चैप्टर्स में एक नया चैप्टर्स और नया उमंग के साथ स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट, आई विल एबल टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।